दोस्तों, कहानी चल रही थी गुस्सैल पति की मासूम पत्नी। ये कहानी का पार्ट 24 है। पार्ट 23 में क्या क्या पढ़ा गया था वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जब हनी और बनी के दिल में यह डर बैठ गया कि साक्षी अपने बच्चे के जन्म के बाद वह उन्हें छोड़ देगी, इसी डर ने उन्हें खाना तक छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनकी मासूम बातें सुनकर पूरा घर हैरान रह गया। एक तरफ साक्षी बिना किसी भेदभाव के उन्हें अपना पहला बच्चा मानकर हर खुशी कुर्बान करने को तैयार हो गई, तो दूसरी तरफ आरव पत्नी के सपनों और बच्चों की मासूम जिद के बीच बुरी तरह से फंस गया। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या बच्चों को यह डर सचमुच हमेशा के लिए ख़त्म हो पाएगा। अब कहानी में आगे। तो आपको लगता है कि आपकी साक्षी माँ आपसे प्यार नहीं करेंगी क्योंकि वो एक गंदी माँ है? नहीं, माँ अच्छी हैं, लेकिन अभी उनको बच्चे नहीं हैं। जब उनका अपना बच्चा हो जाएगा तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसा है सब वैसा ही रहेगा। आरव ने आइसक्रीम हाथ में लेकर एक चम्मच आइसक्रीम बनी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, दुनिया का हर बच्चा हनी और बनी की तरह समझदार होता है क्या? हनी ने लालची नज़रों से आइसक्रीम को देखा और फिर अपने पापा के सवाल को सुनकर ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं। आरव जैसे ही चम्मच उसके होठों के पास लेकर गया, बनी ने झट से अपना मुंह खोल दिया। आरव ने उसे आइसक्रीम खिलाई, फिर एक और चम्मच आइसक्रीम लेकर हनी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, दुनिया का हर इंसान अपने आप से अलग होता है ना। अगर स्टेप्स मॉम को गंदी माँ बनना होता तो वो पहले ही बन जाती। इसके लिए बच्चों के आने की क्या ज़रूरत है? पर अगर उनको बच्चा आया तो वो उनका ध्यान रखेंगी। बनी बोला, हाँ तो आपको भी तो एक भाई या बहन मिलेगा। तुम दोनों सोचो, बड़े भाई बनोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा उसके साथ खेलना। आरव बोला। दोनों बच्चों ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। आरव चाहता तो साक्षी को यह बात मान सकता था कि आगे अब प्लान नहीं करेंगे, लेकिन साक्षी की इच्छा थी कि वह एक ऐसे बच्चे को देखे जिसमें उसका और आरव का प्यार और अंश हो। इसीलिए साक्षी बस एक बच्चा खुद भी जन्म देना चाहती थी। अक्सर ही उसकी बातों में आरव आरव उसके मन की इस इच्छा को समझ जाता था। इसीलिए वह कभी भी नहीं चाहता था कि साक्षी अपनी इस इच्छा को हनी और बनी के लिए हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। आरव को इस बात का पूरा यकीन था कि कल को भले ही साक्षी अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दे दे, लेकिन उसके बाद भी हनी और बनी के लिए उसके मन में ममता कभी भी कम नहीं होगी। दोनों बच्चे साक्षी की तरफ देख रहे थे, जो इस वक्त दरवाजे पर खड़ी थी। अपनी तरफ हनी और बनी को देखता पाकर साक्षी आगे आई और आरव के बगल में आकर बैठ गई। आप नए बच्चे आने के बाद भी सबसे ज़्यादा हम लोगों से प्यार करोगी, हनी बोली। आरव और साक्षी ने बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। तो सबसे पहले आप मेरी मम्मा रहोगी, फिर उसकी, है ना? हनी ने मासूमियत से पूछा। साक्षी ने उसकी बात मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। अब बनी बोला, पहले मेरा होमवर्क करवाओगी, उसके बाद उसका करवाओगी। साक्षी ने धीरे से हाँ कह दिया। कभी भी अगर हम आउटिंग पर जाएंगे तो आप मेरा हाथ पकड़ोगी, बनी बोला। एक काम करेंगे, मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और आप उसका हाथ पकड़ लेना, साक्षी मुस्कुरा कर बोली। तो क्या जैसे हम आपसे कहते हैं कि हमें कुछ चाहिए तो आप तुरंत लाकर दे देती हो, वैसे ही तब भी लाकर दोगी? साक्षी ने मुस्कुराते हुए फिर से हाँ में गर्दन हिला दी। प्रॉमिस? कहते हुए दोनों ने अपनी हाथ आगे दिए। साक्षी ने उनके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, प्रॉमिस। फिर साक्षी उन दोनों के पीछे जाकर बैठ गई और उन्हें अपने सीने से लगाते हुए बोली, अभी आपका भाई या बहन जब आएगा तब मेरा बेबी बनेगा, लेकिन आप दोनों हमेशा एक बात याद रखना, आप दोनों मेरे सबसे अच्छे वाले बच्चे हो, आज भी हो और कल भी रहोगे। भले ही मुझे एक नहीं चार चार नए बच्चे मिल जाए, फिर भी हनी और बनी मम्मा के लिए सबसे स्पेशल रहेंगे। दोनों हनी और बनी ने साक्षी को कसकर इस तरह पकड़ लिया मानो जैसे वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। साक्षी भी उन दोनों को अपने सीने से लगाए बैठी थी। आखिरकार उनके दोनों नाराज बच्चे मान चुके थे। आरव जूस का गिलास साथ में लेते हुए बोला, चलो अब तुम दोनों भी जल्दी से जूस पी लो और अपनी माँ से भी कहो कि जूस पी ले। तुम दोनों को पता है माँ को 2 दिन से फीवर था। हनी और बनी ने अपना अपना गिलास ख़त्म किया। साक्षी उन दोनों को जूस ख़त्म करते हुए देखकर बोली,
आप लोगों को पता है ना, हमारे शहर में कार्निवाल लगा है, जाना है देखने? हाँ जाना है, हमारे फ्रेंड्स भी गए थे, मैं खुद भी आपको बोलने वाली थी। हनी तुरंत मुस्कुराकर आरव की गोद में जंप करते हुए बोली, पापा लेकर जाओगे ना? आरव ने हनी को गोद में उठाया और बिस्तर से उतरते हुए बोला, हाँ चलो आज ही चलते हैं। फिर वह साक्षी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया। सबको एक साथ देखकर पूरे परिवार को एक पल के लिए सच में लगा कि इन बच्चों के मन में सौतेले माँ का प्रभाव बहुत गहराई से बैठ गया है। नाश्ता खत्म करने के बाद पूरा कपूर परिवार आज कार्निवाल के लिए जाने के लिए तैयार था। शहर से थोड़ी दूरी पर एक मैदान में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। क्योंकि कपूर परिवार खुलकर ऐसी जगहों पर नहीं जा सकता था, इसीलिए सभी ने अपने अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। इस वक्त सभी अपने अपने बच्चों के साथ मेले में घूम रहे थे। हनी और बनी इस समय हाथ में रिंग लिए एक टैडी पर उसे फेंकने की कोशिश कर रहे थे। तभी साक्षी की नज़र एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी। मिस्टर कपूर, आप इन दोनों का ध्यान रखिए, मैं अभी आती हूँ। आरव ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और दोनों बच्चों के साथ मिलकर उस टैडी पर रिंग फेंकने लगा। साक्षी की नज़र लगातार उस बच्ची पर थी जो खिलौनों की दुकान में बगल में बने एक छोटे से बरामदे में जैसी जगह पर बैठी रो रही थी। एक नज़र में ही कोई भी कह सकता था कि वह बच्ची किसी बहुत अच्छे और संपन्न परिवार से थी। उसकी सलीके से बंधे हुए बाल, महंगे कपड़े और उसकी नीली आंखें, सब कुछ उसे बाकी बच्चों से अलग बना रही थी। जैसे जैसे साक्षी उस बच्ची के करीब पहुंच रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुंदर सी गुड़िया हो जिसमें जिसमें किसी ने जान डाल दी हो। साक्षी उसके पास पहुंची और उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, अरे आप रो क्यों रही हो, क्या हुआ आपको? तभी एक छोटा सा बच्चा वहां पहुंचा और साक्षी को देखकर बोला, आंटी ये मेरी डॉल है, मुझे दे दीजिए। साक्षी मुस्कुराकर विराट को देखते हुए बोली, ये तुम्हारी सिस्टर है? नहीं, ये मेरी डॉल है, लाइए मुझे दीजिए। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथ साक्षी की तरफ फैला दिए, जैसे अपनी डॉल को वापस गोद में लेना चाहता हो। इतने छोटे बच्चों को गोद में उस नन्ही सी बच्ची को देना साक्षी को थोड़ा अजीब लगा, इसीलिए वह बोली, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, मैं उन्हें दे देती हूँ। बच्चा जोर से चिल्लाते हुए बोला, आपको समझ नहीं आ रहा है, वो मेरी डॉल है, मुझे वापस दे दीजिए। इतना कहकर उसने बच्ची को पैरों से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचने लगा। अचानक इस तरह के पैर खींच जाने से बच्ची, जो साक्षी के गोद में आते ही थोड़ी शांत हो गई थी, फिर से जोर जोर से रोने लगी। साक्षी ने तुरंत उस बच्चे का हाथ बच्ची के पैरों से हटाते हुए बोला, कैसे भाई हो, ऐसे कोई अपनी बहन को तकलीफ देता है क्या? साक्षी ने सोचा कि बच्ची को इस बच्चे के हाथ में देकर यहाँ से चली जाएगी। तभी आरव उसके पास आते हुए बोला, जान क्या हुआ, वहाँ से इस तरफ क्यों आ गई? कुछ नहीं मिस्टर कपूर, ये बच्ची यहाँ रो रही थी तो इसे मैंने गोद में ले लिया। मैंने कहा कि मम्मी पापा को बुला दो, मैं उन्हें दे देती हूँ, तो ये मुझ पर ही गुस्सा हो रहा है। बच्चा छोटा है लेकिन इसके अंदर गुस्सा कितना है। बच्चा आरव की तरफ देखकर बोला, इनसे कहिए मेरी डॉल मुझे दे दें। अब तक उस बच्चे की माँ, जो काफ़ी देर से अपने बेटे को उस पति पत्नी और उसकी गोद में बैठी बच्ची की बहस करते हुए देख रही थी, लेकिन कुछ सुन नहीं पा रही थी। वह भी उनके पास आ चुकी थी। आई एम सॉरी, क्या हुआ? उस खूबसूरत लड़की ने बच्चे के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। साक्षी उस लड़की को देखकर बोली, यह आपकी बेटी है और यह बच्चा आपका बेटा है? क्या हुआ, इसने कुछ किया क्या? लड़की ने पूछा। हाँ, ये आपकी बच्ची है ना? देखिए, यह एक कार्निवाल है, इस तरह से बच्चों को छोड़कर कहीं भी जाना ठीक नहीं है। साक्षी ने छोटी सी बच्ची की ओर इशारा करते हुए कहा। नहीं, आई एम सॉरी, बट यह मेरी बच्ची नहीं है, लड़की ने जवाब दिया। मॉम, यह मेरी डॉल है, बच्चे ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा। विराट, लड़की ने थोड़ा सा तेज स्वर में कहा और उंगलियों से उसे चुप रहने के लिए इशारा किया। तभी एक हैंडसम सा लड़का उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम दोनों एक डॉल खरीदने में इतनी देर लगा रहे हो? तभी उसकी नज़र सामने खड़े साक्षी और आरव पर पड़ी। आरव कैसा है? कहते हुए विक्रांत ने आरव को पहचान लिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। दोनों ने हाथ मिलाया और फिर गले मिले। आरव ने साक्षी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, विक्रांत, माई वाइफ साक्षी। ओह, तो ये है तुम्हारी जान। नाइस टू मीट यू साक्षी, विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला। साक्षी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया। और ये है मेरी पंछी।
आरव और साक्षी ने भी पंछी के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। विक्रांत की गोद में इस समय लगभग 5 साल की एक प्यारी सी बच्ची थी। विक्रांत ने पीहू को गोद से नीचे उतारा और आरव से बोला, ये मेरी पीहू है और ये मेरा बेटा विराट। बहुत प्यारे बच्चे तुम्हारे, और तुम्हारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रांत उसकी बात पर हंस पड़ा। तभी साक्षी ने अपने पीछे खड़े सभी बच्चों की ओर देखकर हनी और बनी को आवाज़ दी, हमारे बच्चे, ये हमारे दोनों बच्चे हैं। वैसे तो हम इन्हें प्यार से हनी और बनी कहते हैं, लेकिन इनका नाम युग और सौंदर्य है। सभी एक दूसरे से मुस्कुराकर बातें कर रहे थे कि तभी उन सब की मुस्कुराहट के बीच एक तेज आवाज़ गूंजी, कब से आपने मेरी डॉल को अपनी गोद में लेकर रखा है? मुझे मेरी डॉल दे दीजिए। गुस्से से विराट साक्षी को घूर रहा था। उसकी कसी हुई मुठिया और बीचे हुए जबड़े देखकर एक पल के लिए पंछी भी हैरान होकर विराट को देखने लगी। विक्रांत गुस्से से विराट को देखकर बोला, वह बच्ची है, डॉल नहीं। फिर उसने साक्षी की तरफ देखकर पूछा, यह तुम्हारी बेटी है? मुझे लगा ये आपकी बेटी है। साक्षी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक मिनट। आरव उस बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए बोला, मतलब ये बच्ची खो गई है? जो बच्ची अब तक साक्षी की गोद में बिल्कुल चुप थी, आरव की गोद में आते ही फिर से रोने लगी। उसे रोता देखकर अपने पापा से डरे बिना विराट बोला, मेरी डॉल आपको पसंद नहीं करती, वह आपके पास नहीं जाना चाहती। बच्चे, ये डॉल नहीं, जीता जाता इंसान है। विराट आगे बढ़ा और बच्ची के पैरों से पकड़कर उसे खींचते हुए बोला, दीजिए मुझे। आरव ने विक्रांत की ओर देखा। विक्रांत ने आंखों ही आंखों में बच्ची को उसे दे देने के लिए इशारा कर दिया। 5 साल का विराट ने जैसे ही तैसे उस 2 साल की बच्ची को अपनी गोद में संभाला। हैरानी की बात यह था कि वह बच्ची विराट के गोद में आते ही चुप हो गई। आप सब मेरी डॉल को परेशान कर रहे हो। इतना कहकर विराट उस बच्ची को लेकर पास खड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और उसे अपनी छोटी सी गोद में लेकर बड़े प्यार से उसके गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछने लगा। हमें पता करना चाहिए कि यह बच्ची किसकी है, आरव और विक्रांत एक साथ बोले। पुलिस में खबर कर दी गई है, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि वह छोटी सी बच्ची किसकी थी। पुलिस बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहते थे, जबकि विराट ने उसे अपनी गोद में उतारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिरकार विक्रांत सिंह और आरव कपूर दोनों शहर के बहुत बड़े नाम थे। उनके अनुरोध पर पुलिस ने फैसला किया कि जब तक उस बच्ची के माता पिता नहीं मिल जाते, तब तक वह विक्रांत के घर पर ही रहेगी। इस वक्त विक्रांत और आरव अपने अपने परिवारों के साथ एक ही होटल के कमरे में बैठे खाना खा रहे थे। जहां पंछी, विक्रांत, आरव और साक्षी एक दूसरे के साथ खाना खाते हुए बिजनेस और करंट अफेयर्स की बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अपने अपने हाथों में खाने की प्लेट्स लिए सौंदर्य, युग और पीहू आपस में अपने स्कूल की बातें कर रहे थे। हनी और बनी यानी कि युग और सौंदर्य दोनों को ही पीहू से दोस्ती हो गई थी। पीहू उन दोनों से छोटी थी, लेकिन इस कमरे में विराट न अपनी मम्मी पापा से कोई मतलब था और न ही बहन से, और न ही नए दोस्तों से बात करने में कोई दिलचस्पी थी। वो तो अपनी कोने में बैठा अपनी उस डॉल से बालों में कंघी करने और उसे संवारने और बांधने की कोशिश कर रहा था। वहीं वह छोटी बच्ची बिस्तर पर पालथी मार कर बैठी थी। उसके हाथ में बिस्किट था। वह कभी बिस्किट खाती तो कभी विराट को बड़े ध्यान से देखती। कार्निवल खत्म होने के बाद सिंह परिवार अपने घर लौट गया, जबकि कपूर परिवार भी अपने घर की ओर रवाना हो गया। साक्षी और आरव अपने बच्चों और पूरे परिवार के साथ कार्निवाल से घर वापस लौट आए। पंछी बहुत स्वीट है ना? साक्षी ने आरव के लिए नाइट सूट निकालते हुए कहा। हाँ, विक्रांत जैसे साइको को झेलने के लिए कोई स्वीट लड़की ही रहनी चाहिए थी, वरना अगर नखरे वाली होती तो कब का छोड़कर भाग जाती। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे विक्रांत भी बहुत अच्छे लगते हैं, आईने से आरव को देखते हुए साक्षी ने कहा। वह आरव को छेड़ रही थी और इस बात आरव भी समझ रहा था। आरव उसके करीब आया और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, विक्रांत बहुत हैंडसम लगता है तुम्हें। हाँ, है तो लगेगा ही ना। अच्छा, उसे अपने करीब और खींचते हुए आरव बोला, और क्या क्या लगता है तुम्हें? साक्षी अपना मुंह बनाकर कुछ सूंघने की एक्टिंग करने लगी। वह आरव के चारों तरफ घूमकर सूंघते हुए बोली, मिस्टर कपूर, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ जल रहा है? पता नहीं क्यों मुझे जलने की बदबू आ रही है। आरव बोला, जान, मेरा दिल जल रहा है और
इसे तुम जला रही हो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। साक्षी जानती थी कि वह चिढ़ वाली मुस्कुराहट थी। क्यों? मैंने ऐसा क्या कह दिया? साक्षी बहुत धीरे से बोली। ये जो तुम्हारे होठों से किसी और के लिए तारीफ निकलती है ना, तो बता नहीं सकता कितनी जलन होती है मुझे। मिस्टर कपूर, दुनिया का हर इंसान एक तरफ और मेरे मिस्टर कपूर एक तरफ। फिर भी मेरे मिस्टर कपूर सबसे ज़्यादा हैंडसम है। साक्षी मुस्कुराकर आरव को देखने लगी। फिर भी किसी और की तारीफ तुम्हारे मुंह से सुनी नहीं जाती मुझसे, उसका क्या करें? आप कहें तो मलहम लगा दें आपके दिल पर? नहीं, मैं खुद लगा लूँगा, बस तुम उसकी तारीफ मत करना। ये कहते हुए आरव ने प्यार भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। साक्षी आरव की नीयत समझ रही थी। वह आरव के होठों पर अपनी दो उंगलियां रखते हुए बोली, दोस्त है वो आपका। दोस्त से इतना कौन जलता है? वैसे उसका बेटा देखा आपने? मुझे तो विक्रांत का बेटा बिल्कुल विक्रांत जैसा ही लगता है। आरव ठहाका मार के हंसते हुए बोला, आपको वो विक्रांत जी जैसा लगता है? मुझे तो वो विक्रांत से भी 4 कदम आगे लगता है। बेटी बहुत प्यारी है उसकी। हाँ पता है, इस बार हनी और बनी के बर्थडे पर भी उन्हें इनवाइट करेंगे। आरव ने साक्षी के सीने से लगाते हुए कहा, हाँ मुझे बस एक बार याद दिला देना, मैं कॉल कर दूंगा। ये कहते हुए आरव ने साक्षी को अपनी गोद में उठा लिया और अपने पैर से टेबल लैंप का बटन बंद कर दिया। 2 महीने बाद साक्षी और आरव इस वक्त डॉक्टर के कैबिन में बैठे थे। पेपर्स फाइन में लगाते हुए डॉक्टर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन, रिपोर्ट पॉजिटिव है। आप पेरेंट्स बनने वाले हैं। साक्षी ने घर पर ही चेकअप कर लिया था, बस डॉक्टर से कंफर्म करना चाहती है। यह सुनते ही साक्षी ने अपने दोनों हाथों से आरव का हाथ कस के पकड़ लिया। आरव मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, कितने दिन हो गए डॉक्टर? डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, बस अपना ध्यान रखिए। साक्षी मुस्कुराकर डॉक्टर के हाथ से फाइल लेते हुए बोली, डॉक्टर मुझे मेरा ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे हस्बैंड और मेरे पास एक प्यारा सा परिवार है जो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख लेगा। जैसे ही साक्षी बाहर निकली वह आरव के गले लग गई। आरव उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस मिस्टर कपूर? साक्षी मुस्कुराकर बोली, बहुत अच्छा लग रहा है मिस्टर कपूर। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हें लग रहा है। यह कहकर आरव ने उसके बालों पर किस किया और उसका हाथ पकड़कर अस्पताल से बाहर की तरफ निकल गया। घर आते आते साक्षी सभी के लिए मिठाई लेकर आई थी। बच्चे साक्षी को देखते ही उसके ऊपर कूद पड़े। आरव उसे रोकते हुए बोला, अब आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आप सभी सबको जान का बहुत ख्याल रखना है। देविका ने साक्षी का हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ आपकी जान को? देविका थोड़ी सी नेहा की तरह थी। जिस तरह नेहा को लोगों को छेड़ना और परेशान करना अच्छा लगता था, उसी तरह देविका को भी बातों को खींचना बहुत पसंद था। साक्षी उसकी चाची थी, लेकिन जब भी आरव घर पर होता वह उसे चिढ़ाने के लिए हमेशा साक्षी को जान कहकर बुलाती थी। आरव देविका की चोटी पकड़ते हुए बोला, छोटी सी बच्ची होकर अपने चाचा को चिढ़ाती हो? मैंने क्या किया चाचू? मैं तो जान से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ है जान को, कि हम जान को अपने गले भी नहीं लगा सकते। वो मेरी जान है, समझी? यह कहकर आरव ने उसकी चोटी छोड़ दी तो देविका मुस्कुराते हुए नेहा की तरफ भाग गई। सभी को पता था कि साक्षी अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कराने के लिए डॉक्टर के पास गई थी और उन दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर कोई किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि रिपोर्ट्स क्या आई होगी। नेहा आगे बढ़कर दोनों को गले लगाते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेसन। हनी और बनी जो वहीं चेयर के पास बैठे थे, ये सुनते ही साक्षी माँ बनने वाली है, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। साक्षी सबसे पहले उन बच्चों के पास गई और उनके सामने बैठते हुए बोली, आपकी मामा आपके लिए एक छोटा सा भाई या बहन लाने वाली है, ध्यान रखोगे ना उसका? दोनों ने एक साथ गर्दन हाँ कह दिया। साक्षी ने दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें अपने करीब खींच लिया और दोनों को गले लगा लिया। दोनों बच्चे जो अंदर ही अंदर थोड़ा सा डरे हुए थे कि उनकी माँ का अब बेबी होने वाला है, लेकिन यह देखकर कि बच्चे की खबर मिलने के बाद भी उनकी माँ पहले की तरह ही उनसे प्यार कर रही है, उन्होंने भी अपने दोनों हाथ बढ़ाकर साक्षी को कसकर गले लगा लिया।
आरव और नेहा वहीं खड़े तीनों को देख रहे थे। नेहा बच्चों को लालच देते हुए बोली, मैं सोच रही हूँ ये सारे चॉकलेट और आइसक्रीम मैं ही खा लूँ जो आरव लेकर आया है। हनी और बनी दोनों साक्षी को छोड़कर उस थैली की तरफ नेहा के पास भागते हुए बोले, नहीं हम भी खाएंगे, हमारे लिए शेयर कीजिए। साक्षी ने घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। सब बहुत खुश थे। साक्षी बच्चों से कितना प्यार करती थी यह बात घर का हर सदस्य जानता था। साक्षी तुम जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, नेहा ने कहा। मैं चेंज करके आती हूँ, फिर हम सब मिलकर साथ में खाना खाएंगे। यह कहकर साक्षी अपने कमरे की तरफ चली गई और जल्दी से कपड़े बदलकर बाहर आ गई। सभी इस वक्त अपने बड़े से गार्डन में बैठे आइसक्रीम, चॉकलेट और मिठाइयों का आनंद ले रहे थे। साक्षी भी अपने कपड़े बदलकर आई तो आरव ने हाथ से इशारा करते हुए अपने पास बैठने के लिए कहा। साक्षी जाकर उसके बगल में बैठ गई। नेहा ने उसके लिए भी एक प्लेट मिठाई निकालकर उसके सामने रखते हुए कहा, आज की ट्रीट तो तुम्हारी है, अब बताओ माँ बनने का एहसास कैसा है। साक्षी ने अपने हाथ की प्लेट नीचे रखी और अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, यह एहसास बहुत खुशगवार है, लेकिन 3.5 साल पहले ही मैं माँ बन चुकी हूँ दीदी। ऑलरेडी मेरे 2 बच्चे मुझे ममता का एहसास दिला चुके हैं। हनी और बनी जो अब लगभग 9 साल के हो चुके थे, साक्षी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। साक्षी एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी जब वो इन दोनों बच्चों को यह एहसास दिला सके कि एक नया बच्चा आने से उनके प्रति उनका प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरव साक्षी की बातें सुनने के बाद बस उसे ही देख रहा था। वह यही सोच रहा था कि वह इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। आरव को साक्षी के इस तरह से देखते देखकर नेहा ने अपनी कोहनी से उसके पेट पर हल्का सा धक्का मारते हुए कहा, अब देखकर नज़र लगा देगा क्या। आरव ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और फिर दोबारा साक्षी को देखने लगा। धीरे धीरे सभी लोग उठकर अंदर जाने लगे। हनी और बनी भी अपनी मिठाइयाँ खत्म करके सोने के लिए अपने कमरे में चले गए, लेकिन आरव ने साक्षी की तरफ देखा और उसे कुछ देर यहीं रुकने का इशारा किया। वह उसके साथ कुछ पल अकेले में बिताना चाहता था। नेहा भी अपने बच्चों को लेकर अंदर चली गई। अब वहाँ सिर्फ आरव और साक्षी ही बचे थे। साक्षी सब कुछ भूलकर अपने सामने रखी मिठाई खाने में व्यस्त थी। अब आरव उसे देखने में। आरव ने उसके हाथ से प्लेट लेकर एक तरफ रख दी और साक्षी को अपनी ओर खींच लिया। साक्षी आकर उसके सीने से लग गई। क्या हुआ मिस्टर कपूर? आरव ने एक हाथ से उसकी बाँह थाम रखी थी जबकि दूसरे हाथ से उंगलियों से उसकी होठों के आसपास लगी पेस्ट्री और आइसक्रीम साफ करते हुए बोला, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? साक्षी ने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाते हुए कहा, क्योंकि आप अच्छे हो, इसीलिए आपको मैं अच्छी लगती हूँ। नहीं साक्षी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जैसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आई। आपकी ज़िंदगी में आकर हर कोई खुश रहता। मिस्टर कपूर, साक्षी खुद को आरव के सीने से और सटाते हुए बोली, ऐसा नहीं है साक्षी, हर कोई मेरे साथ खुश नहीं रह सकता। क्या बात है मिस्टर कपूर, कहीं आपको अपनी एक्स की याद तो नहीं आ रही? साक्षी, तुम्हें कितनी बार कहा है उसकी चर्चा मत किया करो, और मैंने भी तो आपको कहा है कि मेरा तो हक बनता है आपको छेड़ने का। मुझसे पहले कोई और आपकी ज़िंदगी में आया था, ताने तो सुनने पड़ेंगे ना आपको। अब क्या करता, तुम नहीं थी। यह कहकर आरव ने प्यार से उसके गाल पर हल्का सा दबा दिया। साक्षी ने अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाते हुए कहा, ये सारे बहाने नहीं चलेंगे आपके। बहाना नहीं है, किसने कहा था तुम्हें 13 साल बाद दुनिया में आने के लिए? आ जाती ना मेरे पीछे 2 साल बाद। अच्छा, ये भी मेरी गलती है। साक्षी झट से सीधे होकर बैठते हुए बोली। आरव ने उसे फिर से अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, बिल्कुल ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम पहले मिल जाती तो इतने साल मेरे बर्बाद नहीं होते। अगर तुम पहले मिल जाती तो मैं दुनिया में रूड के नाम से मशहूर नहीं होता। अगर तुम पहले मिल जाती तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता। अगर तुम पहले मिल जाती तो अब तक पूरी क्रिकेट टीम तैयार हो चुकी होती। साक्षी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बस कितनी लंबी लिस्ट है आपकी? आरव उसे खड़ा करते हुए बोला, देर से ही सही, मिल तो गई, ये काफ़ी है। और यह साथ अब पूरी ज़िंदगी रहेगी, कम से कम तब तक जब तक यह शरीर से सांस चल रही है। यह साथ नहीं छूटेगा। आपको क्या लगता है मिस्टर कपूर, मौका एक ही बार देती है ज़िंदगी। जब पूजा दीदी भाग गई थी तभी मौका था, आप भी भाग जाते। अब तक फंस गए तो मेरी चंगुल में तो पूरी ज़िंदगी फंसे ही रहना पड़ेगा।
थैंक यू। आरव ने प्यार से उसके माथे पर किस किया। कितना थैंक यू बोलेंगे आप मुझे मिस्टर कपूर? मैं जितना कहूँ उतना कम है। ठीक है, फिर तो हर रोज़ एक बार थैंक यू बोलिएगा मुझे, और जिस दिन नहीं बोलेंगे उस दिन झगड़ा हो जाएगा। आरव साक्षी को अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर आते हुए बोला, पक्का ठीक है, फिर तो आपका फ़ोन निकालिए और विक्रांत जी को कॉल कीजिए। साक्षी ने अपने दोनों हाथ आरव के गले में डालते हुए कहा, उसका नाम मत लिया करो, जलन होती है मुझे। आपने ही तो कहा था कि आपको याद दिला दो, 2 दिन बाद हनी और बनी का बर्थडे है, आप कॉल कर दीजिए, अपने बच्चों के साथ आएंगे। वैसे भी हनी और बनी दोनों को पीहू का साथ बहुत अच्छा लगता है। आरव ने अपना फ़ोन निकाला और विक्रांत को कॉल करने के लिए नंबर डायल कर दिया। थोड़ी देर बाद विक्रांत ने फ़ोन उठाया। आरव बोला, और विक्रांत, सब कैसा है? सब ठीक है आरव, उस बच्चे का कुछ पता चला? आरव ने पूछा। नहीं, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि उसके साथ अभी तक कोई सुराग लगा है। ओके, अच्छा सुनो, एक ज़रूरी काम से तुम्हें कॉल किया था। क्या बात है? विक्रांत ने अपना लैपटॉप साइड में रखते हुए पूछा। परसों हनी और बनी यानी युग और सौंदर्य का बर्थडे है, तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ आना, खासकर पीहू को ज़रूर लाना, आरव ने साक्षी की तरफ देखते हुए कहा। ओके। कॉल ख़त्म होने के बाद आरव ने फ़ोन टेबल पर रखते हुए कहा, हो गया। साक्षी आरव के साथ बैठकर बर्थडे की प्लानिंग करने लगी। दोस्तों, कहानी का कल एक अंतिम पार्ट ज़रूर आएगा, आप लोग बिना स्किप किए वीडियोस को पूरा देखिएगा, ठीक है, और आप लोग हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। मिलते हैं कल कहानी के अंतिम पार्ट के साथ।